हेलो एवरीवन। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से एक नई कविता पढ़ना शुरू करेंगे और उस कविता का नाम है मानवता ही विश्व सत्य। इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। और ये कविता मानवता को बढ़ावा देती है और मानवता ही अंतिम सत्य है इस बात को उजागर करती है। अगर हमें इस धरती को स्वर्ग जैसा माहौल इस धरती पर निर्माण करना है या इस धरती को अगर स्वर्ग जैसा बनाना है तो हमें इंसानियत को बढ़ावा देना होगा, मानवता का आधार बनाकर सारे इंसानों को जीवन जीना होगा, जिसमें हम सारी प्रकृति का, सारे बाकी पशु पक्षियों का और दूसरे इंसानों का भी विचार करेंगे, या जो भी भेदभाव है उनको मिटाकर, या जो भी ईर्ष्या के या नफरत के भाव है, जो भेदभाव होते हैं उन सभी को मिटाकर एक दूसरे को सहयोग देते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और इंसानियत को अपने जीवन का मूल आधार बनाएंगे, तभी इस धरती पर स्वर्ग निर्माण हो सकता है। तो कुछ इसी प्रकार के भाव इस कविता के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने व्यक्त किए हैं। इस कविता में कवि ने मानवता, विश्व बंधुत्व यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सद्भावना यानी एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखना, और सहयोग यानी एक दूसरे की सहायता करना, मदद करना, एक दूसरे को मदद करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना, एक दूसरे को आपस में सहयोग करना, इन सारी बातों पर इस कविता में बल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। मानवता ही विश्व सत्य। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है बातों बातों में, मानवता और भाईचारे से या उस भावना से संसार में क्या परिवर्तन आ सकता है। तो मानवता और भाईचारे से संसार में कौन सा परिवर्तन आएगा। तो ये जो संसार है, इस संसार में, पूरी दुनिया में बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल निर्माण होगा और साथ ही साथ ये धरती जो है सुख कर बनते हुए सभी के लिए स्वर्ग के समान बन जाएगी। ओके। दूसरा प्रश्न ये है कि जगहित के लिए हम क्या कर सकते हैं। जगहित यानी दुनिया के कल्याण के लिए, भलाई के लिए। तो जो भी विचार हम करते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, उसमें हम दूसरों की भलाई की भावना रखें, या यूँ समझ लो कि हमारे कर्मों की, हमारे विचारों की बुनियाद ही इंसानियत पर होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जीवन में कुछ भी बनो, मुबारक हो है, कितने भी बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, कितनी भी तरक्की करो जीवन में, लेकिन सबसे पहले इंसान बनो, यानी इंसानियत होना, मानवता होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो जगहित के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जगहित के लिए हम अपने आप में इंसानियत को जो है उसको जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि हर इंसान जब मानवता का आधार बनाकर जीवन जिएगा तो इस धरती पर से जो भेदभाव की भावनाएं हैं या ईर्ष्या, वैर की भावना है, वो सारी मिट जाएगी और धरती एक खुशहाल जगह बन जाएगी। ठीक है, तो जगहित के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंसानियत का दामन हमेशा के लिए पकड़ के रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रस्तावना। इस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत ने मानवता, विश्व बंधुत्व, सद्भावना और सहयोग पर बल दिया है। उनकी इच्छा है कि सभी मिलकर उन्नति करें, उन्नति यानी विकास, प्रोग्रेस, और यह अणुयुग धरती पर स्वर्ग लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यानी ये जो परमाणु युग शुरू हुआ है, अणुयुग शुरू हुआ है, ये धरती को स्वर्ग बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाए। ठीक है, तो अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो इंसान ने इतनी तरक्की कर ली, विज्ञान में इतना विकास कर लिया, इतनी उन्नति की कि इंसान ने कहाँ पर कदम रखा, चंद्र पर और अंतरिक्ष में। तो इंसान ने वहां पर पदार्पण किया, प्रवेश किया अंतरिक्ष में, और चंद्र पर अपने बुद्धि के सहारे छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। छिन्न हुए लो मतलब क्या, टूट गए। देश के बीच में जो अलग अलग देशों के बीच में, अलग अलग ग्रहों के बीच में जो ये बंधन थे,
कठिन बंधन थे, जहाँ एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर पहुंचना कठिन था, वो बिल्कुल आसान हो गया। एक देश से दूसरे देश में जाना, जो इतना सारा अंतर, इतना बड़ा अंतर होता था, कुछ घंटों में वो अंतर हम पार कर लेते हैं। और देशों के बीच क्या ही नहीं, बल्कि ग्रहों के बीच का भी अंतर जो है वो इंसान ने पार कर लिया। तो ये जो बंधन था, ये जो अंतर था, इस अंतर को, इस कठिन बंधन को इंसान ने अपने बुद्धि के सहारे, विज्ञान के सहारे तरक्की करते हुए इस बंधन को तोड़ दिया, उस अंतर को मिटा दिया। आगे, दिग्विजयी मनुसूत निश्चय कितना महत्वपूर्ण यह क्षण। दिग्विजयी मनुसूत निश्चय कितना महत्वपूर्ण यह क्षण। दिग्विजयी मतलब क्या? सभी दिशाओं को जीतने वाला, और मनुसुत यानी इंसान, मानव, तो सारी दिशाओं को जीतने वाला, अपनी बुद्धि के सहारे, इस विज्ञान के सहारे सारी दिशाओं को जीतने वाला ये जो इंसान है, इसके जीवन में ये कितना महत्वपूर्ण क्षण आ गया है। भेदभाव विरोध शांत कर, निकट आए सब देशों के जन। तो हर देश में एक अपनी संस्कृति होती है, अपना रहन सहन, अपने संस्कार, अपने विचार करने का तरीका, और कितने सारे भेदभाव होते हैं, लेकिन इतने सारे देशों के, देशकाल के, भाषाओं के, रहन सहन के सारे भेदभावों को मिटाकर इंसान जो है इस चंद्रलोक पर और अंतरिक्ष में उसने पदार्पण कर दिया, और जिसके कारण इंसान के जीवन का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षण था कि उसने चंद्रलोक और अंतरिक्ष में प्रवेश किया, और जिसके कारण आपसी जो भेदभाव था उन सारे भेदभावों को मिटाकर सारे देशों के जन यानी लोग, मानव एकत्र आ गए, उनमें एकता प्रस्थापित हो गई। ठीक है, सारे विरोधों को, सारे भेदभावों को, विरोधों को मिटाकर सारे देशों के लोग जो है वो एक हो गए। आगे, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। तो मानव ने पुराणों से, पुराण काल से जो युगों युगों से स्वप्न देखा था वो अब संभव हो गया, यानी पूर्ण हो गया। शुभ समारंभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। और इस प्रकार से इंसान ने चंद्रलोक पर पदार्पण करते हुए एक पुरान काल का जो स्वप्न इंसान ने देखा था, जो युगों युगों से उसका स्वप्न था इंसान का, वो पूर्ण कर दिया, और एक नए युग का आरंभ हो गया, शुभारंभ हो गया, और वो युग है चंद्रयुग। और इस प्रकार से चंद्रयुग के आरंभ से इस धरती को, इस पृथ्वी को एक नया अभिमान, एक नई गौरव की भावना प्राप्त हो गई। किसके कारण? चंद्रयुग की शुरुआत होने के कारण धरती को एक अभिमान प्राप्त हुआ, इस पृथ्वी को एक गौरवान्वित भावना उसमें निर्माण हुई। आगे, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल आंचल, सुख संपद संपन्न जगती में बरसे जीवन मंगल। फहराए ग्रह उपग्रह में, तो यहाँ कवि जो है ये इच्छा प्रकट करते हैं कि इसी प्रकार से हर ग्रह उपग्रह में इस धरती का श्यामल आंचल, गहरे हरे रंग का ये श्यामल हरा भरा आंचल हर ग्रह उपग्रह में फैलता रहे। इसका अर्थ क्या है कि हमारे इस इंसान जाति का ये जो परचम है, ये जो झंडा है, ये हर ग्रह पर, हर उपग्रह पर फैलता रहे, यानी इंसान इसी प्रकार से उन्नति करते हुए हर ग्रह पर, उपग्रह पर पहुंच जाए। सुख संपद संपन्न जगती में बरसे जीवन मंगल, और इसी प्रकार से विकास करते हुए इंसान का जीवन सारे सुखों से भरपूर हो जाए, और एक संपन्न जगत का, एक खुशहाल जगत का निर्माण हो जाए, जिसमें इंसानी जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। देश सभी मिल बने नवदिक रचना के वाहन, यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि सारे देश मिलकर एक नई दिशा को अपनाए, नए विचारों को अपनाए। सारे देश आपस में जो भी भेदभाव है या जो भी अलग एक
सबके अलग संस्कार या संस्कृति या रहन सहन या जो भी भेदभाव है भाषाओं के, उन सारे भेदभावों को मिटाकर सारे देशों के जन यानी लोग एक हो जाए और एक नई दिशा को अपनाए, नए विचारों को अपनाए और एक नए दिशा को, नए विचारों को अपनाकर आगे बढ़े। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, और जीवन जीने के जो भी तरीके हैं उनमें जो भेद है, जो अलगपन है, उन सारे भेदों को मिटाकर सारे जनों का, धरती वासियों का, जितने भी देश है, सारे देशवासियों का या धरती पर जितने भी इंसान रहते हैं उन सभी के मनों के जो भेद है वो सारे भेदभाव मिटाकर सबके मन एक हो जाए, एक विचार पर चले, एक साथ एक दूसरे को सहयोग देते हुए सारे जन, सारे धरतीवासी इंसान जीवन में आगे बढ़ते रहे। ओके, तो इसमें सारे देशों के लोग आ गए। तो यहाँ कवि ये इच्छा प्रकट करते हैं कि सारे देश आपस के भेदभाव को मिटाकर एक हो जाए, नई दिशा को, नए विचारों को अपनाकर जीवन में, जीवन पद्धतियों में, रहन सहन में, भाषाओं में जो भी आपस में भेदभाव है उन सारे भेदभावों को भूलकर, उनको मिटाकर एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ते चले जाए और सभी का मन जो है वो विस्तृत बन जाए, एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना उसमें हो, ना कि एक दूसरे के प्रति नफरत या ईर्ष्या के भाव। तो ये जो भी बुरी भावनाएं हैं, ईर्ष्या, नफरत, जेलसी, जलन, इन सारी भावनाओं को मिटाकर इंसान अपने मन को इतना विस्तृत बनाए, इतना बड़ा बना दे कि वो उसके मन में सारे पृथ्वीवासी समन्वित हो जाए, सब एक हो जाए। आगे, अनुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। तो ये जो अणुयुग है, अणुयुग यानी वैज्ञानिक तरक्की जो इंसान ने की है, इसका ये सबसे उच्च लेवल है कि जहाँ परमाणु युग की शुरुआत हुई है, जहाँ हर एक देश को अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है, चाहे वो सैन्य के रूप में हो, सेना के रूप में हो या फिर वेपन्स यानी अस्त्र शस्त्रों के रूप में हो, हर एक देश अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है इस परमाणु युग में, और हर एक देश अपने आप को बलवान साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो अणुयुग, ये जो परमाणु युग शुरू हुआ है, ये एक अच्छे स्वर्ग जैसे माहौल के निर्माण का साधन बन जाए, जीवन धरतीवासियों के, इस पृथ्वीवासियों के कल्याण का साधन बन जाए। ये परमाणु युग धरती पर रहने वाले सारे जीवों का कल्याण का साधन बन जाए, ना कि विनाश का, क्योंकि यह परमाणु युग देशों की ताकत बढ़ा रहा है, चाहे वो अस्त्र शस्त्र के रूप में हो या सेना के रूप में। तो ये जो ताकत देश बढ़ा रहे हैं, ये विनाश के लिए इसका उपयोग ना हो, बल्कि इस धरती के कल्याण के लिए इन सारी चीजों का उपयोग हो, परमाणु युग का, जिससे धरती स्वर्ग बन सकती है। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। और सारे देशों ने, भले ही वे अपनी ताकत को बढ़ा रहे, इस परमाणु युग में अपने आप को साबित करना चाहते हैं एक दूसरे के सामने, फिर भी हर देश को, हर इंसान को सबसे पहले कौन सी बात को बढ़ावा देना है? मानवता की। मानवता यही अंतिम सत्य होना चाहिए सभी के जीवन में, और इसी बात को समझते हुए सारे राष्ट्र इस धरती पर से, धरती के सारे देश आत्मार्पण करें, यानी अपने आप को इंसानियत के लिए समर्पित करें। इस धरती की, इस पृथ्वी की भलाई के लिए हर इंसान अपने आप को समर्पित करे, चाहे वो किसी भी देश का हो। और जब ये सारे देश मिलकर एक दूसरे के लिए खुद को मानवता के लिए समर्पित करेंगे, तो इस धरती पर भेदभाव नहीं रहेगा और ना ही वैर ईर्ष्या के भाव होंगे, और ये जो धरती है फिर स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कविता हमने पूर्ण कर दी है। अब अगर आपको इस कविता में कुछ भी डाउट्स है तो जूम जो अपना लाइव लेक्चर होगा उसमें हाँ आप जो भी डाउट से पूछ सकते हैं। अब इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है? तो जब धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है? जब सारे राष्ट्र आत्मार्पण करेंगे और
हर एक इंसान इंसानियत को बढ़ावा देकर, आपसी भेदभाव को मिटाकर जीवन जीना शुरू कर देगा, एक दूसरे को सहयोग करेगा, तभी इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। ग्रह उपग्रह में धरती का आंचल फहराने से क्या तात्पर्य, मतलब इसका अर्थ क्या है? तो ग्रह उपग्रह में धरती का आंचल फहराना मतलब जिस प्रकार से इस धरती को हरियाली से हमने भर दिया है, इस धरती के श्यामल आंचल को, उसी प्रकार से ये श्यामल आंचल, ये हरियाली, ये गहरा हरा रंग, ये इंसान धरतीवासी हर ग्रह उपग्रह में लहरा दे, यानी अपना झंडा, अपना परचम हर ग्रह पर गाड़ दे। ठीक है, तो ये कुछ इस कविता का संदेश क्या है? तो इस कविता का संदेश यही है कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें मानवता, विश्व बंधुत्व, सद्भावना, सहयोग आदि सद्गुणों का महत्व समझाते हैं और साथ ही साथ इच्छा प्रकट करते हैं कि इन्हीं गुणों के आधार पर हम सब मिलकर उन्नति कर सकते हैं और धरती को स्वर्ग भी बना सकते हैं। ओके, तो ये इस कविता के कुछ मौखिक प्रश्न थे। अभी आपको क्या करना है, कविता अच्छी तरह से पढ़नी है और हर एक पद्यांश के अर्थ को अपने शब्दों में लिखना है और साथ ही साथ इस कविता के शब्दार्थ जो है ये आपको बाय हार्ट करने हैं, लर्न करने हैं। कुछ और प्रश्न है इस कविता के, सही विकल्प चुनकर आपको सही पर्याय ढूंढना है। कवि ने सब देशों के लोगों को निकट जाने के लिए क्या उपाय बताया है? तो सब देशों के लोगों को निकट जाने के लिए क्या उपाय बताया गया है? तो आपके लिए इसके पर्याय है, अंतरिक्ष में पदार्पण, भेदभाव और विरोध को मिटाना और दुर्जय बाधा बंधन। तो इसमें क्या आएगा? भेदभाव और विरोध को मिटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि धरती का आंचल कहाँ फहराना चाहते हैं? चंद्रलोक में, ग्रह उपग्रह में, सारे संसार में या अंतरिक्ष में? तो ग्रह उपग्रह में। कवि सभी देशों से मिलकर क्या करने को कह रहा है? अणुयुग बनाने के लिए, स्वर्ग का सृजन करने के लिए, जीवन मंगल बरसाने के लिए या नव दिक् रचना का वाहन बनने के लिए? तो इसका पर्याय आएगा अंतिम, नव दिक् रचना का वाहन बनने के लिए। दिक् यानी दिशा, कि एक नई दिशा को अपनाते हुए, नए विचारों को अपनाते हुए एक नई राह पर, इंसानियत के सहयोग के राह पर चले। अच्छा, कवि सभी देशों को मिलकर क्या बनने के लिए कह रहा है? नव दिक् रचना के वाहन। जीवन पद्धतियों के भेद एक कैसे हो सकते हैं? कि हम लोग जो जीवन जीते हैं उसमें अनेकों पद्धतियां हैं, अपना अपना तरीका है जीवन जीने का। तो ये सब एक कब हो सकते हैं? जब हमारे मन विस्तृत हो जाएंगे, एक दूसरे को स्वीकार करेंगे और एक हो जाएंगे, तभी। कवि अणुयुग को किस रूप में देखना चाहता है? तो कवि अणुयुग को स्वर्ग सृजन का साधन तथा धरती के जीवन का हितकारी बनने में देखना चाहता है। मानवता को विश्व सत्य बनाने के लिए किसका अर्पण होना चाहिए? तो भू राष्ट्रों को आत्मार्पण करना चाहिए, तभी मानवता क्या हो जाएगी? विश्व सत्य, अंतिम सत्य इस विश्व के लिए बन जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये कविता हमने आज पूर्ण कर दी है। आपको इसके शब्दार्थ लर्न करने हैं तथा हर एक पद्यांश का अर्थ जो है वो आपको अपने शब्दों में उसे फ्रेम करना है और उस पद्यांश के अर्थ को लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपके जो भी डाउट्स है वो हम जूम लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने ये कविता पूर्ण कर दी है। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ या कविता के साथ। धन्यवाद।